दोनों रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आए। कुछ दूर दीवार के साथ एक कूड़ेदान दिखाई दे रहा था। बाबर ने कहा, बैग को कूड़ेदान के ड्रम के पास रखकर बगैर पीछे देखे सीधे चलते रहो और घूमकर अपनी बाइक के पास पहुंच जाओ। टीपू को हर लम्हा ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो धमाके से उड़ जाएगा। इसने अपनी चाल तेज कर दी और कूड़े के ड्रम के पास पहुंचते ही बैग एक तरफ रखा, इसी रफ्तार से चलता रहा। बाबर रुक गया और दाएं बाएं देखता रहा। तसल्ली होते ही वो तेजी से ड्रम के पास गया और बैग उठाते ही कुछ और तेज चलने लगा। वो अपने आगे पीछे देखता रहा। कुछ फासले पर जाकर इसने एक बेरौनक जगह देखकर बैग की जिप खोली और अंदर प्लास्टिक की थैली फाड़ कर देखा तो अंदर नोट मौजूद थे। इसने जिप बंद की और बाएं तरफ मुड़ते ही इसने एक जगह रुककर एक मैसेज किया, जिसमें इसने उस जगह के बारे में तफसील से लिखा जहाँ अनीस को बांध कर रखा गया था, और मैसेज मेहताब को भेज दिया। मेहताब मुस्तरिब अपनी कार में बैठा था। मैसेज की टोन सुनते ही वो चौंका और पढ़ने के बाद इसने अपनी कार घुमाई और उसका रुख उस जानिब कर दिया। बाबर घूमकर उस सड़क पर चला गया जहां ट्रैफिक और लोगों का रास्ता। बाबर ने आरिफ को कॉल की। थोड़ी देर बाद इसकी आवाज़ आई तो बाबर ने कहा, 1 करोड़ रुपये मेरे पास है, मुद्दत खत्म होने से पहले अपनी शर्त पूरी कर दी है और जो बाजी मैंने लगाई थी वो जीत गया हूँ। अपने वादे के मुताबिक 20 लाख तुम्हारे वो पैसे जो तुम्हारे मेरे सर कर्ज था और 20 लाख रुपये मजीद मुझसे वसूल कर लो और तुम भी अपना वादा निभा दो। तुमने 1 करोड़ रुपये हासिल कर लिए। आरिफ की मुतहैयर आवाज़ है, मैं कहाँ आ जाऊँ अपनी रकम लेने? जगह तुम बता दो, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। जो बताना है अभी बता दो, इस कॉल के बाद मेरे पास मोबाइल नहीं होगा, इसे मैं फेंक दूंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें कहाँ पहुँचना है। आरिफ ने इसे इस जगह के बारे में बताया तो फौरन ही कॉल मुनक़ता कर दी गई। बाबर ने इस कॉल के बाद चलते हुए टीपू को कॉल की और बोला, तुम इत्मीनान से अपने घर चले जाओ और कोई मुनासिब जगह देखकर अपना बम खोल देना, मुझे कुछ होगा तो नहीं। टीपू जल्दी से बोला, तुमको कुछ नहीं होगा। बाबर ने यह कहकर अनीस के मोबाइल को पावर ऑफ किया और इसे चलते हुए बड़ी खामोशी से एक तरफ फेंक दिया। टीपू ने बम से उसी जगह निजात के लिए दाएं बाएं देखा और पब्लिक बाथरूम में घुस गया। अपनी कमर के गिर्द बांधा हुआ कपड़ा खोलते ही टीपू के पसीने छूट रहे थे और जब इसने अपनी कमर से बम खोलकर देखा तो लैपटॉप का चार्जर देखकर तिलमिला उठा। आरिफ ने कॉल मुनक़ता करते ही अपने पास से जरीना के बाप की तरफ देखा, जो मोबाइल से साफ सुनाई देने वाली आवाज़ को सुन चुका था। इसने ये काम भी कर दिखाया। आरिफ को हैरत हुई, लड़का कमाल है। जरीना के बाप ने इसकी तारीफ की। मैंने टीपू से कहा है कि इसे गोली से उड़ा देना। आरिफ सोचते हुए बोला, तुम भी कमाल करते हो, इसने कभी चिड़िया नहीं मारी और तुम इसे एक बंदा मारने का कह रहे थे। वो निगरानी के लिए ठीक था, दफा करो इसे और इसी वक्त बाबर के पास जाओ और रकम वसूल करो। वो जरीना का हाथ मांगेगा, मुझे बोलेगा मैं अपना वादा पूरा करूं और मैं कम से कम जरीना वाला वादा तो पूरा नहीं कर सकता। आरिफ को परेशानी लायक थी। अभी तुम इसके पास जाओ और अपना पैसा वसूल करने के बाद इसे कहना कि वह जरीना के घर चला जाए। तुम अपना वादा निभा रहे हो, तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। आरिफ जल्दी से बोला, मैं ये कब कह रहा हूँ कि तुम अपना वादा निभाओ, बस मेरे पास भेज देना इसे, इसके बाद जो बाजी मैं खेलूंगा तो इसे मात हो जाएगी। जरीना के बाप ने मानी इस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या करोगे? आरिफ ने इसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। अगली बाजी तुम मुझ पर छोड़ दो, बस इसे कोई नुकसान ना पहुंचाना और अपना हिस्सा लेने के बाद मेरे पास भेज देना। इसने आरिफ का कंधा थपथपाया। ऐसी बात है तो फिर मैं अपने ड्राइवर के साथ अभी चला जाता हूँ। आरिफ अपनी जगह से उठा कमरे से बाहर निकला तो दरवाजे के पास जरीना खड़ी थी। आरिफ ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा मगर जरीना के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं है और आरिफ चला गया। इसके बाहर निकलते ही जरीना का बाप सरहद से कमरे से बाहर निकला और दरवाजा खोलकर झांका। जरीना के पास जाते ही सरगोशी से बोला, अब जो मैं कहने लगा हूँ उसे गौर से सुनो। जरीना दिलचस्पी और मुतहय्यर नजरों से इसकी तरफ देखने लगी। महताब की कार सड़क पर तेजी से भाग रही थी। वो बाबर के बताए हुए रास्ते पर जा रहा था। इसने दूर से सड़क के एक तरफ लगा वो बड़ा सा बोर्ड देख लिया जिसके बारे में बाबर ने लिखा था कि इस बोर्ड के सामने एक कच्चा रास्ता अंदर की तरफ जाता है। महताब ने गाड़ी की रफ्तार रास्ता की। सड़क पर वीरानी थी और आमदोरफ्त बहुत ही कम थी। इस बोर्ड के सामने महताब ने कार कच्चे रास्ते में उतार दी। वो मुस्तरिब दाएं बाएं मुतलाशी नजरों से देख रहा था। कुछ और आगे गया तो इसे अनीस की कार खड़ी नजर आ गई। इसने कार एक तरफ खड़ी की और जल्दी से बाहर निकलकर अनीस की कार में झांका और फिर आगे बढ़ने लगा। चलते हुए दरख्तों के बीच गिरा हुआ इसे वो कमरा दिखाई दे दिया। वो हैजानी कैफियत में भागता हुआ वहां पहुंचा तो बाहर ही अनीस का बैग पड़ा दिखाई दिया, लेकिन खाली था। लैपटॉप के चार्जर की कटी हुई तारें जमीन पर पड़ी थी। महताब कमरे की तरफ बढ़ा तो दरवाजा खुला था। वो अंदर गया तो देखकर दंग रह गया कि कमरा बिल्कुल खाली है। बाबर ने मैसेज में लिखा था कि इसका बेटा कमरे के अंदर बंधा हुआ है। महताब ने बाहर निकलकर दूर दूर तक देखने की कोशिश की और फिर इसने अनीस का नंबर मिलाया, लेकिन इसका मोबाइल फोन बंद आ रहा था। महताब अपने गुस्से और नाचारी से अपने सर के कमजोर और कम बालों को अपनी मुट्ठी में लेने लगा और दबाने लगा कि इसके मोबाइल पर बेल हुई। इसने चौंक कर अपने मोबाइल की तरफ देखा और कान से लगाकर उजलत में बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? आप महताब साहब बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से एक बारोब आवाज़ सुनाई दी। जी बोल रहा हूँ। महताब बोला, आपका नंबर आपके बेटे से लिया है। दरअसल वो जिस कमरे में बंद था वो हमारी जगह है। हम छोटे मोटे बदमाश हैं, जब कुछ ना कुछ करने का मूड हो तो दोस्तों के साथ इसी जगह पर आ जाते हैं। इलाके का थानेदार अपना जिगर है, इसलिए परवाह नहीं होती। ये कहकर वो हंसा। आज जब यहाँ आए तो अंदर एक नौजवान बंदा पड़ा था। पूछा तो इसने बताया कि वो एक बड़े बाप का बेटा है, इसलिए अपने साथ ले आए हैं। एक और भी डरा है हमारा। मेरा बेटा तुम्हारे पास है। महताब की परेशानी दो चंद होगी, अब वो हमारे पास है। हम छोटे मोटे बदमाश हैं, इसलिए हमको सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए। पैसे जेब में डालकर मुझे इसी नंबर पर कॉल कर लेना।
हम पैसे लेकर तुम्हारा बेटा रिहा कर देंगे, किसी को बताना मत वरना वो जान से चला जाएगा। तुम कहाँ हो? महताब ने पूछा। मैंने कहा था कि जब पैसे जेब में हो तो मुझे कॉल करना, फिर हम तुमको एक जगह बताएंगे और तुम्हारे बेटे को रिहा कर देंगे, इसने कहा और फोन बंद कर दिया। महताब एक नई मुश्किल में फंस गया था। इसने नाचारी से दाएं बाएं देखा, इसका दिल चाहा कि वो इसी जगह रोना शुरू कर दे। इसने सफिया को कॉल की और जो ही रब्ता हुआ वो बोला तुम अभी ऊपर जाओ और कमरे के दरवाजे के साथ ही जो मेज पड़ी है इसके दराज में गुलफराज का मोबाइल फोन है, वो ऑन करके इसे दे दो और कमरे का दरवाजा खोल दो। अनीस कहाँ है? अनीस ठीक है और वो मेरे पास आ रहा है, फिक्र की कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया। महताब ने झूठी तसल्ली दी। कहाँ से आ रहा है अनीस? अभी वो करो जो मैं कह रहा हूँ, मैं थोड़ी देर तक अनीस की तुमसे बात कराता हूँ। महताब ने रणवीर समझाया और कॉल बंद कर दी। महताब के चेहरे पर बेबसी और मायूसी के तासुरात आया थे। बाबर इसी जगह खड़ा था जहां इसने आरिफ से मिलने के लिए कहा था। इसके एक हाथ में छोटा बैग जबकि दूसरा हाथ इसकी जैकेट की जेब में था। आरिफ अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठा था। इसने कुछ फासले पर ही गाड़ी को किनारे लगाकर बाबर को बाहर खड़ा देखा तो इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसने कुछ फासले पर ही सड़क के किनारे बाबर को खड़ा देखा तो इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। आरिफ के कहने पर ड्राइवर ने कार बाबर के सामने रोकी। बाबर ने देखा तो गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर बैठ गया। यहाँ से निकल चलो, बाबर ने बैठते कहा। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आरिफ ने गर्दन घुमाकर मुस्कुराते हुए बाबर की तरफ देखा। तुमने तो कमाल कर दिया, अपना किया हुआ वादा पूरा कर दिया। मैं कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता, अब तुम्हारी बारी है, तुम अपना वादा पूरा करो। बाबर बोला और अपनी जगह तब्दील करते हुए आरिफ के पीछे बैठ गया। जो वादा किया है वो पूरा करूंगा। आरिफ की हंसी में जैसे तमाशर था। बाबर ने बैग के अंदर से 40 लाख रुपए निकालकर आरिफ की तरफ बढ़ा दिए। गिन लो, पूरे 40 लाख रुपए, 20 लाख कर्ज के और 20 लाख वो जिनका तुमसे वादा किया था। आरिफ ने पैसे लिए और डैशबोर्ड में रखे तो इसी स्नाम में बाबर ने अपने हाथ में पड़ी हुई बांसुरी जो इसने चलते हुए एक दुकान से उठाई थी वो इसकी पसलियों के साथ लगाकर कहा, डैशबोर्ड में जो तुम्हारा पिस्तौल पड़ा है वो मुझे दे दो। आरिफ के चेहरे की मुस्कुराहट मासूम हो गई। ये तुम क्या कर रहे हो? जानते हो इसका नतीजा क्या हो सकता है? आरिफ की बात सुनकर ड्राइवर ने फौरन इसी तरफ देखा। बाबर ने कहा, नतीजे के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, जो सोचा इसी वक्त का सोचा है, वो वक्त हाथ में होता है। अब वैसा करो जैसा मैंने कहा है वरना कुछ भी हो सकता है। साथ ही बाबर ने ड्राइवर से दुरुस्त लहजे में कहा, तुम गाड़ी चलाते रहो, अपना ध्यान सामने रखो वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देने में मुझे तकलीफ नहीं होगी। ड्राइवर ने अपनी निगाहें सामने मरकूज कर ली। आरिफ ने रिवॉल्वर निकालकर बाबर के हवाले कर दी। गाड़ी इसी जगह रोक दो, बाबर ने फिर हुक्माना अंदाज में ड्राइवर से कहा। इसने गाड़ी एक तरफ रोक दी तो बाबर ने इसे बाहर निकलने के लिए कहा। ड्राइवर बाहर निकल गया। अगला हुक्म आरिफ के लिए था। इसने इस जगह से अपनी सीट बदल ली और ड्राइविंग सीट पर आ गया। बाबर ने ड्राइवर से कहा, तुम गाड़ी चले जाओ और इसका पीछा मत करना वरना ये मारा जाएगा। बाबर ने आरिफ को चलने के लिए कहा। इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आरिफ का ड्राइवर जाती हुई कार देखता रहा और फिर एक तरफ पैदल चल पड़ा। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ और तुम ये क्या कर रहे हो? आरिफ ने कहा, तुमने अपने आदमी को कहा था कि वो मुझे गोली मार दे, मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी। इसका साफ मतलब यह था कि तुम सिर्फ पैसे लेना चाहते हो और जरीना से पीछे नहीं हटना चाहते। जिंदगी में पहली बार ऐसा इश्क हुआ है कि दीवाना हो गया हूँ और तुम वादा निभाना नहीं चाहते। तुमको गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा नहीं कहा। आरिफ की आवाज़ में घबराहट थी। मुझे गलतफहमी तब होती अगर मुझे कोई दूसरा बताता। मैंने वो बात खुद सुनी क्योंकि टीपू का मोबाइल मैंने ही ऑन किया था। बाबर के इस इंकशाफ पर आरिफ के माथे पर पसीना आ गया। गाड़ी बाएं तरफ उतार दो, बाबर ने हुक्म दिया तो आरिफ ने गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर उतारी। बाबर के कहने पर इसने गाड़ी रोकी। इसका रिवॉल्वर आरिफ की रान पर रखा और बोला, मुझे वादा खिलाफी पसंद नहीं है। ये कहते ही इसने फायर कर दिया और साथ ही आरिफ की फलक शगाफ चीज निकल गई। इसके रान में गोली घुस गई थी और खून फैलने लगा था। बाबर ने दूसरी रान पर भी गोली मार दी। एक और चीज निकली, अब तुम अपाहज हो जाओगे और तुम्हारे अंदर की बदमाशी निकल जाएगी। बाबर यह कहकर गाड़ी से बाहर निकला और दाएं बाएं देखने के बाद इसने अगली गोली आरिफ की पिंडली पर मारी। इसके साथ ही इसने रिवॉल्वर पर से अपनी उंगलियों के निशानात मिटाए और रिवॉल्वर को दूर फेंककर आरिफ को तड़पता हुआ छोड़कर सड़क की तरफ चला गया। ज्यादा देर नहीं लगी और बाबर को लिफ्ट मिल गई। अब वो जरीना के घर की तरफ जा रहा था। अनीस कुर्सी पर बैठा था, इसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे और इसके पास 3 आदमी बैठे एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, जबकि चौथा साथी चूल्हे पर कुछ पका रहा था। इस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो एक ने हैरत से कहा, ये कौन आ गया? दूसरा उठकर दरवाजे के पास चला गया। कौन है? मैं हूँ, थानेदार ज़िया। दरवाजा खोलो। बाहर से आवाज आई तो इन चारों के चेहरों पर मुस्कुराहटें आ गई। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, बकरे का गोश्त पक रहा है। यूं ही इसने दरवाजा खोलते हुए खुशगवार अंदाज में कहा। इसकी नजर बाहर पड़ी तो जैसे इसे सांप सूंघ गया हो। थानेदार ज़िया के साथ चंद पुलिस वाले और इनमें गुलफराज और महताब भी खड़े थे। ये तुम पुलिस लेकर आ गए हो? इसने हैरत से पूछा। मुझे ये लेकर आए हैं। ज़िया ने गुलफराज की तरफ इशारा किया। इसके साथ ही गुलफराज अपने लाई हुई पुलिस के साथ अंदर आ गया और सबको गिरफ्तार कर लिया और अनीस को भी आज़ाद करा लिया। जानते हो हम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? गुलफराज ने इन चारों की तरफ देखकर कहा। तो सबने बैक वक्त गुलफराज की तरफ सवालिया नजरों से देखा। जब महताब साहब को कॉल आई तो इसने बातों ही बातों में ये बता दिया कि इस इलाके का थानेदार इनका जिगरी दोस्त है। ये बात मुझे महताब साहब ने बताई तो मैंने सोचा जब थानेदार इनका जिगरी दोस्त है तो फिर वो इनके सारे ठिकानों को भी जानता होगा। जब हम इसके पास गए तो ऐसा ही हुआ, तो ये हमें यहाँ ले आया। गुलफराज की बात सुनकर इन तीनों ने इसकी तरफ घूर कर देखा जिसने कॉल की थी और अपने जाम में कह दिया था। इन सब को पुलिस लाइन में बिठा दिया गया। तो महताब ने गुलफराज से कहा, अब बाबर को तलाश करो, इसका मिलना भी जरूरी है। वो भी मिल जाएगा, गुलफराज सोचते हुए बोला। बाबर जरीना के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दे चुका था तो थोड़ी देर के बाद दरवाजा जरीना ने खोला। वो बाबर को देखकर चौंकी। इसके अकब में मुतलाशी नजरों से ऐसे देखा जैसे किसी का इंतजार हो। जरीना के कंधे पर स्याह चादर लटक रही थी
और इसका एक हाथ चादर के अंदर था। अंदर आ सकता हूँ? बाबर ने पूछा। जरीना चंद कदम पीछे हट गई और बाबर दहलीज के अंदर चला गया। जरीना ने कहा, क्यों आए हो? तुम्हारे लिए आया हूँ, अपना वादा पूरा किया है। तुम्हारा बाप कहाँ है? बाबर ने इधर उधर देखा। वो मेरा बाप नहीं है, मेरा दूर का रिश्तेदार है। मुझे पाल कर मुझ पर हक जताता है। इसने मुझे पैसा कमाने का जरिया बना दिया था। वो मुझे दूसरों को दिखाकर, मुझसे शादी का झांसा देकर इनसे पैसे तब तक बटोरता था जब तक इसे कोई दूसरा मिल नहीं जाता था। कभी वो कभी ये। पहले आरिफ, और जब इसे पता चला कि तुम्हारे पास पैसा आ गया है तो इसने मुझसे कहा कि अब आरिफ को छोड़ दो और बाबर की तरफ कदम बढ़ाओ। जरीना के लहजे में जहर था। वो तुम्हारा बाप नहीं है, एक लालची और बेगैरत इंसान है। कहाँ है वो? बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों चला जाऊँ? मुझे किसी का इंतजार है, वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। जरीना बोली, वो कौन है जिसका तुम्हें इंतजार है? बाबर को गुस्सा आ गया। मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो और यहाँ से चले जाओ। जरीना ने कहा, इसे में तुम्हारी बुलाई है। जिंदगी में पहली बार मुझे इश्क हुआ है और वो भी ऐसा कि तुम्हारा दीवाना हो गया। वापस नहीं जाऊंगा, आने वाले को मारना पड़े तो मार दूंगा। बाबर ने इसकी आंखों में झांका। जरीना ने कुछ तौकुफ के बाद रास्ता छोड़ दिया। एक नजर इस कमरे में देख लो। बाबर ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। अंदर नजर पड़ते ही इसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो वापस जरीना की तरफ पलटा। ये किसने किया? ये मैंने किया है। शोपीस की तरह जिंदगी गुजार नहीं सकती। दूसरों की गंदी नजरों से बेहतर है कि जेल जाकर ऐसी नजरों से बची रहूं। 2 वक्त की रोटी मिलती रहेगी, इसलिए मैंने इस शख्स को कत्ल करके पुलिस को फोन कर दिया है और मुझे इसी का इंतजार है। जरीना बता रही थी और बाबर हैरत से कमरे में पड़ी खालिद की लाश देख रहा था और कभी जरीना की तरफ देख रहा था। इसी वक्त गली में पुलिस की गाड़ी दाखिल हुई और एक साथ कई पुलिस वाले बाहर निकले। जरीना ने बाबर की तरफ देखा। तुम चले जाओ। नहीं, अब नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाबर ने नफी में सर हिलाया और जरीना की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखने लगा। जरीना दरवाजे के पास गई और अपनी चादर के अंदर से अपना खून आलूदा चाकू निकालकर पुलिस वालों के सामने कर दिया। पुलिस के कदम जरीना की तरफ उठ गए।